नमस्ते दोस्तों, स्टडी साधन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज की हमारी क्लास एक बहुत ही जरूरी कानून पर है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई एक्ट। जी, एक ऐसा कानून जिसने सच में आम आदमी को ताकत दी है। बिल्कुल। और हमारा मिशन वर्दी सिलेक्शन सीरीज का मकसद यही है कि इस टॉपिक के हर एक पहलू को हम इतने अच्छे से समझ लें कि परीक्षा में कोई भी सवाल न छूटे। हाँ, हम एक एक करके हर पॉइंट को समझेंगे, ठीक वैसे ही जैसे क्लासरूम में होता है। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। अधिनियम का परिचय और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका पूरा नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये कि अब ये पूरे भारत में लागू है। अच्छा, ये अब वाली बात जरूरी है, मतलब पहले ऐसा नहीं था। सही पकड़ा। पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से ये वहां भी लागू हो गया है। तो ये तारीख परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019। और इस कानून के बनने की भी कुछ खास तारीखें हैं ना? जी, 3 तारीखें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 15 जून 2005 को। 15 जून 2005। हाँ, और इसी दिन ये आंशिक रूप से, मतलब कुछ हिस्सों में लागू भी हो गया था, लेकिन पूरे देश में ये पूरी तरह से लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। अच्छा, तो जून से अक्टूबर तक का समय क्यों लगा? बहुत अच्छा सवाल है। कानून में लिखा था कि इससे मंजूरी के 120वें दिन पूरी तरह से लागू किया जाएगा। तो 15 जून से 120 दिन बाद 12 अक्टूबर की तारीख आती है। ये समय सरकार को तैयारी के लिए दिया गया था। समझ गई। अब इसके उद्देश्य पर आते हैं। क्यों लाया गया ये कानून? इसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ 2 शब्द हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही, मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। सरकार के काम में पर्दा न हो और वो अपने हर काम के लिए जनता को जवाब देने के लिए बाध्य हो। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात है जो शायद कई लोगों को नहीं पता होगी। ये सिर्फ एक कानून नहीं है। बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मौलिक अधिकार माना है, यानी बोलने की आजादी का ही एक हिस्सा। जी, क्योंकि आप बोलेंगे क्या जब आपको पता ही नहीं होगा कि सच क्या है। तो ये एक फंडामेंटल राइट है। ये पॉइंट जरूर याद रखना है। चलिए अब देखते हैं धारा 2, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले तो सूचना या इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? सूचना की परिभाषा बहुत ज्यादा बड़ी रखी गई है। इसमें लगभग सब कुछ आ जाता है, जैसे कि कोई भी रिकॉर्ड, दस्तावेज, ईमेल, अधिकारियों की सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, कोई सरकारी आदेश, लॉगबुक, रिपोर्ट, मतलब कुछ भी जो कागज पर या कंप्यूटर में है। हाँ, लेकिन यहाँ एक एग्जाम ट्रैप है। एक ऐसी चीज है जो सूचना की परिभाषा में नहीं आती। और वो क्या है? वो है फाइल नोटिंग्स। फाइल नोटिंग्स, वो क्या होता है? जब कोई फाइल एक अफसर से दूसरे अफसर के पास जाती है तो वो उस पर अपनी राय या कुछ नोट लिखते हैं। उसे फाइल नोटिंग कहते हैं। कानून कहता है कि ये सूचना नहीं है। अच्छा, और एक और बात, ये कानून किस पर लागू नहीं होता? ये निजी संस्थानों, मतलब प्राइवेट अथॉरिटीज पर लागू नहीं होता। आप किसी प्राइवेट कंपनी से आरटीआई नहीं मांग सकते। ये सिर्फ लोक प्राधिकारी यानी पब्लिक अथॉरिटी के लिए है। जी, और लोक प्राधिकारी का मतलब है कोई भी सरकारी संस्था जो संविधान से बनी हो या संसद या विधानसभा के कानून से बनी हो। सीधी सी बात है। ठीक है, अब एक और जरूरी सवाल आता है। अलग अलग संस्थानों के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? मतलब किससे जानकारी मांगी जाएगी? ये लिस्ट बहुत जरूरी है। जैसे अगर लोकसभा से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो सक्षम प्राधिकारी होंगे अध्यक्ष यानी स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के लिए स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, मतलब सीजेआई। और हाई कोर्ट के लिए? हाई कोर्ट के लिए उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ना, लोग शायद राज्यपाल सोच सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ये यूपीएससी के लिए एक विशेष पॉइंट है। ये नोट कर लीजिए, राज्य के हाईकोर्ट के लिए सक्षम प्राधिकारी वहां के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, राज्यपाल नहीं। इसमें गलती नहीं करनी है। बहुत जरूरी बात है ये। हाँ। चलिए अब बात करते हैं सूचना मांगने की प्रक्रिया की, जो धारा 6 में है। प्रक्रिया कितनी मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं, और यही इस कानून की सबसे अच्छी बात है। प्रक्रिया बहुत आसान है। 3 मुख्य बातें हैं। बताइए। पहला, आवेदन आप लिखित में भी दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, मतलब ऑनलाइन। और भाषा क्या सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में ही पूछ सकते हैं? नहीं, आप हिंदी, अंग्रेजी या अपने राज्य की किसी भी क्षेत्रीय भाषा में आवेदन कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। और तीसरा पॉइंट? फीस को लेकर होगा। जी,
एक उचित फीस देनी होती है जो आमतौर पर 10 रुपए होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जो लोग बीपीएल कार्ड धारक हैं यानी गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल मुफ्त है। वाह, मतलब पैसे की वजह से कोई जानकारी पाने से रुक नहीं सकता। यही इसका मकसद है। ठीक है, आवेदन कर दिया। अब जवाब कितने दिन में मिलेगा? ये सेक्शन तो बहुत ही जरूरी होगा। धारा 7 यानी समय सीमा। बहुत जरूरी। इसमें 3 अलग-अलग समय सीमाएं हैं। सबसे सामान्य वाली कौन सी है? सामान्य मामलों में जवाब देने की अधिकतम सीमा है 30 दिन। 30 दिन। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ मामलों में जवाब बहुत जल्दी देना पड़ता है। हाँ, अगर मामला किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हो, मतलब लाइफ और लिबर्टी का सवाल हो, तो जवाब 48 घंटे के अंदर देना अनिवार्य है। 48 घंटे? सिर्फ 2 दिन? ये तो बहुत गंभीर मामलों में होता होगा। जी, जैसे किसी को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया हो, ऐसे मामलों में देरी नहीं की जा सकती। और एक 40 दिन की समय सीमा भी है, वो कब लागू होती है? वो तब लागू होती है जब जानकारी किसी तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी से जुड़ी हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने सरकार से किसी प्राइवेट कंपनी के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी, तो सरकार को पहले उस कंपनी को सूचित करना होगा। इस प्रक्रिया में 10 दिन और लग जाते हैं, तो कुल समय सीमा 40 दिन हो जाती है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। पर क्या हर तरह की जानकारी मिल सकती है, या कुछ ऐसी भी जानकारी है जिसे देने से मना किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, धारा 8 में ऐसी जानकारी की एक लिस्ट है जिसे देने से छूट मिली हुई है। जैसे ऐसी कोई भी सूचना जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता को खतरा हो, या कोई ऐसी जानकारी जो किसी विदेशी सरकार से भरोसे में मिली हो। ये तो जाहिर सी बात है, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। बिल्कुल। इसके अलावा ऐसी जानकारी जिससे न्यायालय या संसद के विशेषाधिकार का हनन होता हो, वो भी नहीं दी जा सकती। और व्यापार से जुड़े रहस्य? हाँ, बौद्धिक संपदा या किसी कंपनी के व्यापारिक रहस्य। और सबसे जरूरी, ऐसी कोई भी जानकारी जिससे किसी व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो, वो भी नहीं दी जाती। ठीक है, अब मान लीजिए कोई अधिकारी जानकारी देने से मना कर देता है, तो हम कहाँ जाएंगे? यहीं पर सूचना आयोग का रोल आता होगा। एकदम सही। केंद्र के लिए है केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC, और राज्यों के लिए राज्य सूचना आयोग यानी SIC। तो पहले केंद्रीय सूचना आयोग की बात करते हैं, जिसका जिक्र धारा 12 में है। इसमें कौन कौन होता है? इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और उनके साथ अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पर क्या वो अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए एक चयन समिति होती है, और ये समिति परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कौन होता है इस समिति में? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उनके साथ होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। मतलब इसमें विपक्ष की भी भूमिका है ताकि नियुक्ति निष्पक्ष हो। जी, और यही प्रक्रिया राज्य सूचना आयोग में भी है, जो धारा 15 में है। वहां नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और वहां की चयन समिति में कौन होता है? वहां समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, साथ में विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। बिल्कुल केंद्र जैसी ही व्यवस्था है, बस राज्य के स्तर पर। एकदम। अच्छा, इनके कार्यकाल को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं, है ना? 2019 में एक संशोधन हुआ था। जी, और ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए। पहले नियम था कि कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता था। वो अब बदल गया है। हाँ, अब नया नियम ये है कि कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और वो अभी कितना है? वर्तमान में ये 3 वर्ष है। अधिकतम आयु की सीमा 65 वर्ष ही है। और एक और बात, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। ठीक है, अब उस सवाल पे आते हैं जो सबके मन में होता है। अगर कोई अधिकारी जानकारी नहीं देता तो क्या होता है? क्या कोई सजा है? बिल्कुल है। धारा 20 में जुर्माने का प्रावधान है। कितना जुर्माना लगता है? अगर कोई अधिकारी बिना किसी सही कारण के आवेदन लेने से मना करता है या जानबूझकर देरी करता है, तो उस पर 250 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगता है। हर दिन का 250 रुपए? जी, और ये जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकता है। और ये पैसा सीधा उस अधिकारी की तनख्वाह से कटता है। ये तो बहुत सख्त नियम है। और अगर हम जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो अपील कैसे कर सकते हैं? 2 स्तर की अपील प्रक्रिया है। पहली अपील आप 30 दिनों के अंदर उसी विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास कर सकते हैं। और अगर वहां भी सुनवाई ना हो तो आप 90 दिनों के भीतर दूसरी अपील सीधे सूचना आयोग यानी CIC या SIC के पास कर सकते हैं। उनका फैसला आखिरी होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे तथ्यों पर आते हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक मशहूर केस है RBI बनाम जयंतीलाल मिस्त्री। ये क्या था?
ये एक ऐतिहासिक केस था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आरबीआई भी आरटीआई के दायरे में आता है और उसे भी जानकारी देनी होगी। इससे पहले आरबीआई खुद को इससे बाहर मानता था। अच्छा, और इस कानून ने किस पुराने कानून की जगह ली थी? इसने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त किया था। ठीक है, और एक बार फिर से याद दिला दें कि ये हमारा कौन सा अधिकार है? ये हमारा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। लेकिन कुछ संगठन हैं जिन्हें इस कानून से छूट मिली हुई है ना? हाँ, अनुसूची 2 में कुछ सुरक्षा और खुफिया संगठनों की लिस्ट है, जैसे रॉ, आईबी, ईडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ। तो क्या इनसे कोई भी जानकारी नहीं मांगी जा सकती? सामान्य तौर पर नहीं, लेकिन यहाँ एक लेकिन है। अगर मामला भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा हो तो इन संगठनों पर भी आरटीआई लागू हो सकता है और इन्हें जानकारी देनी पड़ेगी। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अब आखिर में कुछ ऐसे सवाल ले लेते हैं जिनमें छात्र अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछिए। पहला, क्या प्राइवेट कंपनी से आरटीआई मांग सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा, क्या फाइल नोटिंग की जानकारी मिलेगी? नहीं, फाइल नोटिंग सूचना की परिभाषा में नहीं आती है। और तीसरा, जम्मू कश्मीर में ये कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज का हमारा ये मिशन पूरा हुआ। हमने आरटीआई एक्ट के हर जरूरी पहलू को समझ लिया है। जी, उम्मीद है सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब आपकी बारी है टेस्ट की। इस टॉपिक पर MCQ टेस्ट देने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल t.me स्टडी साधन ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें। हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो स्टडी साधन ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ कड़ी मेहनत होती है। जय हिंद। जय हिंद।